मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और यह विचारशीलता ही उसे विवेकवान बनाती है और अन्य प्राणियों से अलग सिद्ध करती है। यह उसका एक व्यावर्तक या विशेष गुण है जो मात्र मनुष्यों में पाया जाता है। लेकिन यही विवेकशीलता जो उसके जीवन में उसके लिए बड़े काम की होती है और हमारे विकास के हर चरण में इसका योगदान होता है, हमारे चिंतन में इसका योगदान होता है, इसके साथ ही यह हमारी कल्पनाशीलता को भी जन्म देती है। जो हमारी कल्पनाशीलता है या कल्पना करने की जो क्षमता है, विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं हम करते हैं, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में प्राक कल्पना के रूप में हो, या अन्य प्रकार के अन्य क्षेत्रों में हो, किसी कथानक के बारे में हो, किसी कविता के विषय में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, अनेक क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं। चित्रकार भी कोई चित्र बनाता है तो उसकी कोई एक कल्पना होती है। यह आप निश्चित माने कि हर कल्पना के मूल में कुछ ऐसा होता है जो हमारे इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें उपलब्ध ज्ञान होता है। वह जो उपलब्ध ज्ञान होता है वह उसकी मूल सामग्री के रूप में काम करता है, लेकिन वह जो मूल सामग्री है उसे हम ऐसा रूप दे देते हैं जो पुनः हम देखते हैं कि इस विश्व में या रियलिटी के क्षेत्र में या यथार्थ जगत में हमें दिखलाई नहीं देता, उपलब्ध नहीं होता। तो हमारी कल्पना हमारी रियलिटी से मेल नहीं खाती, किंतु उसकी जो मूल सामग्री होती है, उसकी जो अंग उपादान जो हम बनाते हैं जिस प्रकार के, वह हम मूल सामग्री अपने इंद्रियानुभव से ही लेते हैं। चाहे वो परियों की कल्पना हो, चाहे आग उगलने वाले ड्रैगन की कल्पना हो, इन सभी कल्पनाओं में आप देखेंगे कि जो मूल वस्तु है, जैसे हमने नारी की कल्पना की, नारी का हमने अनुभव किया, हमने पंखों का अनुभव किया और हमने उड़ती हुई परियां बना दी या अपने कल्पना जगत में इनके बारे में सोच लिया। तो अब परियां आपको यथार्थ जगत में उपलब्ध नहीं होंगी, लेकिन वह हमारी कल्पनाशीलता यथार्थ का आधार जरूर लेती है। तो यह जो हमारी विवेकशीलता या हमारी इस प्रकार की विचारशीलता से जुड़ा हुआ एक विशेष क्षेत्र है कल्पनाशीलता का, यह भी मनुष्य को एक प्रकार से अन्य प्राणियों से तो भिन्न करता ही है। और मनुष्यता के विकासक क्रम में विभिन्न परंपराओं के माध्यम से जो उसका विकास हुआ है और उसके इतिहास को आप देखें तो वहाँ भी आपको इस कल्पनाशीलता का किसी न किसी रूप में अंकन आपको अवश्य मिलेगा। अब बात आती है कि आपने बहुत सुन रखा होगा इसके विषय में, जिस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ वह है मिथ। मिथ के विषय में आपने सुना होगा। अब जो मिथक होते हैं वे क्या होते हैं? जो मिथक होते हैं वे भी कल्पनाशीलता से ही जन्य होते हैं, वे भी उसी से उत्पन्न होते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत पूर्व काल में कोई कथानक इस प्रकार का प्रचलित हो गया, किसी प्रकार के देवता की या देवी की हमने कोई कल्पना कर ली, या किसी प्रकार के ऐसे तत्व की हमने कल्पना कर ली जो यथार्थ जगत में उसी के समान, कल्पना के ही समान उपलब्ध नहीं होता, किंतु हमारी कल्पना है और उस कल्पना का हमारा एक उद्देश्य भी होता रहा है। हम जब परंपरा का अपनी अनुशीलन करें तो ये पाएंगे कि जो मिथ है वो भी किसी न किसी प्रकार कभी किसी नैतिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कभी किसी प्रकार की शिक्षा देना ही उसका उद्देश्य होता है, कभी किसी ऐसी चीज को बतलाना उद्देश्य होता है जो मानव के विकास के या मानव के कल्याण के हितार्थ हो या जीव मात्र के कल्याण के हितार्थ हो, ऐसा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि सुर और असुर की बात होती है कि जो बुरी चीज़ें हैं उन पर अच्छी चीज़ों की, या बुरे जो असुर होते हैं उन पर सुर यानी देवताओं की विजय को दिखलाना है। हमको किसी भी प्रकार से यह दिखलाना है कि कोई वर्च्यू या कोई सद्गुण किस प्रकार से विशेष होता है और श्लाघ्य होता है और हमारे लिए श्रेयस्कर होता है। इसे प्रतिपादित करने के लिए हम किसी कथानक की कल्पना कर सकते हैं। उस कथा के कई ऐसे पात्र हो सकते हैं जो काल्पनिक हो सकते हैं। तो यह साहित्य के क्षेत्र में जैसा होता है वैसा ही हमारे परंपराओं में पुराने काल में, बहुत पुराने काल में भी ऐसा होता रहा है। चाहे हम उसे
पौराणिक संदर्भ बोलें, या कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं धर्म से भी जुड़ जाती हैं, कभी ऐसी होती हैं जो किसी अर्ध ऐतिहासिक विवरण के रूप में जुड़ जाती हैं। पर होता क्या है कि परंपराओं के माध्यम से यह आगे की पीढ़ियों में संचरित होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हें सुनते जाते हैं, या तो किताबों में पढ़ते हैं, विवरण हमें इसके मिलते हैं, डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, या उन वर्णनों के अलावा कभी हम अपने बड़ों के मुंह से सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों के मुंह से कथा के रूप में सुनते हैं। और यह सब सीखते 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 हम उसे कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम उसे यथार्थ से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। यह जो स्थिति आती है, तो मिथक, मैंने जैसा आपसे पहले आप आग्रह किया कि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि मिथक बनते कैसे हैं। तो हैं तो वे हमारी कल्पनाशीलता के द्वारा जन्य, किंतु वे ऐसी स्थिति में आते हैं कि आज कभी कभी ऐसा भी क्षण आता है जब मानव उन्हें जो हार्डकोर रियलिटी है, जो यथार्थता है, जो यथार्थ वस्तु या यथार्थ विषय है, या यथार्थ सिद्धांत है, या वह यथार्थ है, वह वास्तविकता है जिससे हम रोज रूबरू होते हैं, जिसे हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या जिसे आप वैज्ञानिक प्रकार की चिंतन शैली, जिसे आप साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं, उसके द्वारा आपको उपलब्ध हुआ है। और ऐसी चीज जो आपको साइंटिफिक टेम्पर के माध्यम से उपलब्ध हुई है, यथार्थ के रूप में उपलब्ध हुई है, उससे भी आप कभी कभी अपने मिथक को या मिथ के द्वारा प्राप्त जो विषय है या वस्तु है या आपकी कल्पना है या वर्णन है, उसे आप उससे ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तब एक खतरा उत्पन्न होता है। तब हमारी सभ्यता के विकास के लिए और हमारी इस प्रकार की सोच के विकास के लिए, जो मानव के लिए सर्वथा हितकारी है, उसकी विवेकशीलता उसके विरुद्ध चली जाती है। हमें मिथ को मिथ के रूप में लेना चाहिए, मिथ को उस वर्णन के रूप में लेना चाहिए, और मिथ से हमें वही ग्रहण करना चाहिए जो शिक्षा या जो उपदेश देने के उद्देश्य से उस मिथ का सृजन किया गया है। जैसे कोई आर्टिस्ट किसी प्रकार की कलाकृति का निर्माण करता है, तो कलाकृति का उद्देश्य यह होता है कि आप उसे देख करके सौंदर्यानुभूति करें और आनंदित हों। उसमें जो एस्थेटिक सेंस छिपा हुआ है उसे आप उसका आनंद लें, इसके लिए होता है। यह जानते हुए भी कि उसके समान यथार्थ जगत में उससे तुलनीय कोई वस्तु नहीं है, सर्वथा तुलनीय कोई वस्तु नहीं है। यथार्थ के सिर्फ उसने उपादान कुछ कुछ लिए हैं और उस मटेरियल के आधार पर उसने अपनी कल्पनाशीलता के सहारे उस आर्ट की कलाकृति का निर्माण किया है। वह जो कलाकृति है, जिस प्रकार से उस कलाकृति का उद्देश्य आपके आनंद में वृद्धि करना है, आपकी सौंदर्यानुभूति को उत्प्रेरित करना है, इसी प्रकार से जो मिथक है उसका जो उद्देश्य है, मान लो कोई मिथक आपको सिखाता है कि दुष्टता को आप सज्जनता से विजित कर सकते हैं, जीत सकते हैं, तो आप सिर्फ इसको ग्रहण करें, सिर्फ इस उपदेश को, इस सद्गुण के संप्रेरक वाक्य को आप सिर्फ ग्रहण करें, और यही उस मिथक का उद्देश्य है। तो जो निहितार्थ होता है मिथक का, वह तो आप ग्रहण करें निश्चित तौर पर, लेकिन मिथक को आप यथावत उसी रूप में स्वीकार जब कर लेते हैं और स्वीकार भर नहीं करते, उसे यथार्थ से या वास्तविकता से या साइंटिफिक टेम्पर से, वैज्ञानिक जो विवेकशीलता है उससे भी अधिक महत्व देने लगते हैं, तो बात ठीक नहीं होती। वह फिर मनुष्य की विवेकशीलता के विरुद्ध चली जाती है और मनुष्य के ज्ञान के लिए जो उसकी पिपाशा है उसे एक प्रकार से कुंठित कर देती है, अवरुद्ध कर देती है। तो इसलिए आवश्यक यह है
कि मिथ में और रियलिटी में हम फर्क करना सीखें और मिथ से जो ग्रहण करना है वह तो अवश्य ग्रहण करें। जैसे मान लीजिए आपने बहुत मिथ के माध्यम से एक कथा सुनी और वह कथा बहुत आनंददायी है, बहुत अच्छा उपदेश देती है और आपके अंदर के जो साहित्य में जिन रसों की चर्चा हुई है, कला के क्षेत्र में जिन रसों की चर्चा हुई है, उन रसों का आस्वादन आपको कराने में समर्थ होती है, तो आप उसका आस्वादन करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उस पर ऐसा ही विश्वास कर लें जैसा आप यथार्थ जगत में साइंस के द्वारा खोजी गई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, और उतना ही नहीं, आप उसके आगे भी मिथक को उससे भी ज़्यादा महत्व दे दें। कई बार ऐसा होता है कि हम सॉवरेन मान लेते हैं मिथक को हम अपने साइंटिफिक टेम्पर से भी ऊपर मान लेते हैं। तो जब हम ऐसा मान लेते हैं तो बात गड़बड़ हो जाती है। हमें इससे बचना है, क्योंकि हमें मनुष्य के रूप में कुदरत ने, प्रकृति ने या उस परम पिता परमात्मा ने जो यह शक्ति दी है, विवेकशीलता, विचारशीलता, इसका भी तो आखिर कुछ उद्देश्य होगा। तो हम अपने अहंकार की पुष्टि इससे नहीं कर रहे हैं, हम मात्र जो ईश्वर ने या जो हमें परमात्मा ने या जो हमें कुदरत ने प्रदान किया है प्राकृतिक रूप में, नैसर्गिक रूप में, हमें जो यह विवेकशीलता मिली हुई है, उसका उपयोग हमें करना है। हमें प्रकृति ने हाथ दिया है, हम हाथ का प्रयोग करते हैं, पाँव दिया है, पाँव का प्रयोग करते हैं, नेत्रों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हमें जो विवेकशीलता दी है उसका हमें खुलकर, भरपूर और पूरे वास्तविकता के प्रति पूरी निष्ठा के साथ उपयोग करना चाहिए, और उसके ऊपर अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा सृजित किसी ऐसे विषय, वस्तु या तत्व को उतना महत्व नहीं देना चाहिए कि हम उसे वास्तविकता से भी ऊपर रख दें, क्योंकि आखिरकार है वह कल्पनाशीलता ही। तो मिथ को हम जब भी समझें तो इस भाव से समझें, मिथ को हमें वास्तविकता से ऊपर या वास्तविकता का निर्धारक या वास्तविकता को शासित करने वाला नहीं बनाना चाहिए, और इसके लिए हमें अनुमति अपनी मानसिकता को, अपने विवेक को नहीं देनी चाहिए। यह मेरा आग्रह है, और इसका आप देखें, इसके विषय में सोचें और अपनी राय मुझे